नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्लास में हम करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। बट उसके पहले हम एक काम करते हैं, उसके पहले ना हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट क्लास से रिलेटेड। आप कह सकते हो, कहने को आप कह सकते हो। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एडवांस में आए हुए हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले। 2 मोल्स ऑफ एन आइडल गैस आर एक्सपेंडेड आइजोथर्मली। तो ध्यान दें बच्चों, कैसा है? आइजोथर्मली एक्सपेंडेड है। ठीक है, आइजोथर्मली में क्या होता है बताइए? और रिवर्सिबली, ठीक है ना। आइजोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो भाई आइजोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, बोला भी एट द 300 केल्विन, तो टेम्परेचर तो ये कांस्टेंट हो गया आपका। सही है ना। अब बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और द कह रहा है एंथैल्पी चेंज। लो भाई, कितना बेवकूफ़ बनाने वाला सवाल आपको दे दिया। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं। पीछे से पढ़ के आए हो तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है बताओ? डीएच। और ये जीरो हो जाएगा सीधे सीधे कि नहीं? कुछ नहीं सॉल्व करना है। देखा कैसे बेवकूफ़ आपको बनाते हैं? मतलब भाई एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ क्या? टेम्परेचर। पढ़ा है आपने। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा है, तो चेंज इन एंथैल्पी कितना हो जाएगा? जीरो। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा है तो एंथैल्पी कहाँ से चेंज होगी? तो चेंज इन एंथैल्पी कितना हो जाएगा? जीरो। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 1 आज की क्लास का। ठीक है। और ये कुछ पेज मैंने छोड़ रखे हैं, अब वही है कि नंबरिंग में दिक्कत होगी। ठीक, चलो देखते हैं। अब पेज नंबर 2, अब हेडिंग लगाइए आज की क्लास का बच्चों। टॉपिक, टॉपिक क्या है? वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो हेडिंग लगाइए स्टूडेंट्स। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हमने खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है, कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो इस क्लास में हम देखेंगे। और आए हुए सवाल भी हम एग्जाम के करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब एक बार बताइए बच्चों, वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक इज अ स्टेट फंक्शन। ये सुनो, याद है? नहीं याद है? अभी याद कराते हैं, रुकिए। वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक या वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, प्रोसेस इज अ स्टेट फंक्शन। जिन बच्चों को नहीं याद है अभी मैं याद कराता हूँ, रुकिए, अभी आपको याद आ जाएगा। सुनिए बच्चों, एडियाबैटिक में क्या होता है, याद करिए। एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। याद है? साइड में मैं आपको याद कराता हूँ। एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों जो वॉल्स होती हैं कंडक्टर की, वो कैसी होती हैं? एडियाबैटिक वॉल्स होती हैं, मतलब इंसुलेटेड वॉल्स होती हैं, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तो यानी कि क्यू का वैल्यू जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा दीजिए। सो डी यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, याद आया? और यहाँ अगर क्यू की वैल्यू जीरो रखोगे तो डी यू बराबर कितना आ जाएगा? डब्ल्यू। तो देखा, यही तो मैं कह रहा हूँ क्या, कि वर्क डन, ये देखो, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आपका? स्टेट फंक्शन। तो वर्क डन को भी, और ये वर्क डन कौन सा है? एडियाबैटिक। अब याद आया? एडी का मतलब एडियाबैटिक। ठीक है, स्टेट फंक्शन। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों वर्क डन क्या है? एडियाबैटिक का स्टेट फंक्शन है। ठीक, वैसे तो जो नॉर्मल वर्क डन होता है, ठीक है, नॉर्मल वर्क डन की बात करें तो वो क्या है आपका? पाथ फंक्शन। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो स्टेट फंक्शन है। वो क्या है? स्टेट फंक्शन है। मतलब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि ये एडियाबैटिक वर्क डी यू के इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है, पहले भी हमारी आपकी बात हो चुकी है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस अगर स्टेट फंक्शन है तो ये तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा यार। यानी कि चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, एडियाबैटिक में वर्क डन आपका सेम आएगा, क्योंकि पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। तो ये तो बड़ा मजा आ गया, यानी कि दो फॉर्मूले नहीं पढ़ने पड़ेंगे। सही है, यानी कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इन एडियाबैटिक या वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इन एडियाबैटिक इज सेम। ये दोनों सेम होते हैं, और सेम होते भी किसके हैं मैं आपको बता दूं। ये देखिए, डी यू के इक्वल, अभी मैंने आपको दिखा दिया, डी यू के चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और सुनिए, लास्ट क्लासेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो, ठीक है ना। और लास्ट क्लासेस में आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, तो इसी को हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 बना लेते हैं। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों कितना होता था, याद करिए। डी यू पीछे पढ़ा होगा, एन सी वी, मैंने बोला डेली याद करके आइए, एन सी वी डेल्टा टी। ओके, सीवी क्या है आपकी? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद होगा आपको। ठीक है। नंबर 2, वर्क डन इन, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस,
या तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, या तो ये लगेगा और या तो ये लगेगा पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, और क्या लग जाएगा। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसको आपने बोला इक्वेशन नंबर 1 और इसको आपने बोला इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जरा, ये भी क्या है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस और ये भी है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो कभी कभी आपको किसी सवाल में जरूरत पड़ सकती है इसको इसके इक्वल करने की। भाई जो ये है वही तो ये है, क्योंकि ये भी वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये भी वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस है। रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो क्या ही मतलब है, क्योंकि बता दिया मैंने आपको वर्क डन इन एडियाबैटिक क्या स्टेट फंक्शन है। ठीक, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बन जाएगा बताइए, नंबर 3 फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से आपका। कभी कभी आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इसको इसके इक्वल रखने की, यानी कि माइनस पी एक्सटर्नल डी वी इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी या डी टी। ठीक, कभी कभी ये जरूरत पड़ेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, इस फॉर्मूले में थोड़ा सुधार करते हैं। इसमें क्या, वर्क डन, अब मैं बस डब्ल्यू लिख रहा हूँ यार, समझ जाना है ना, वर्क डन इन एडियाबैटिक, डब्ल्यू का मतलब, क्योंकि टॉपिक ही तुम्हारा ये चल रहा है, तो वर्क डन इन एडियाबैटिक। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो वर्क डन में ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कौन सा, एन सी वी डेल्टा टी। अब ये वाले डेल्टा टी को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, एन सी वी। अब डेल्टा टी को क्या लिखोगे बताओ, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, भाई फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सही है, ये कर दिया। अब एक काम करो, इस फॉर्मूले में खुरापात तुम कर सकते हो, यानी कि तुम लगा सकते हो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। सही है, और यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लो, तो टेम्परेचर बराबर क्या आ जाएगा, पी वी अपॉन एन आर। केमिकल रिएक्शन कोई हो नहीं रही है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ठीक, प्रेशर और वॉल्यूम, तो बताओ, अब बताओ, जब तुम टी फाइनल रखोगे तो फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम, और जब तुम टी इनिशियल रखोगे तो प्रेशर इनिशियल और वॉल्यूम इनिशियल। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला चेंज होके एन सी वी। अब ध्यान दो, टी फाइनल की जगह तुम क्या रखोगे, प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल, यानी कि फाइनल प्रेशर वॉल्यूम फाइनल डिवाइडेड बाय एन आर। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जो कि कांस्टेंट है क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही है। फिर टी इनिशियल कितना हो जाएगा, पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइडेड बाय एन आर। सही है, ओके। अब ध्यान सुनो, नीचे से एन आर कॉमन ले लीजिए अगर आप चाहते हो तो। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब फिर से वही है भाई, पेज नंबर वाला लफड़ा है, 2 है तो ये आपका पेज नंबर 3 है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस कितना आ रहा है अभी तक आपका, यहीं से देख लो, यहीं पे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ आगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आगे। ठीक, नीचे से एन आर कॉमन ले लोगे तो एन सी वी अपॉन एन आर, एन सी वी अपॉन एन आर इन द ब्रैकेट, अंदर क्या आएगा बताइए, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। ठीक, तो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। सही है, तो एन से एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी वी अपॉन आर। ठीक, इन द ब्रैकेट पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। ये लीजिए बच्चों, एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। ठीक है ना, ओके। सो एक फॉर्मूला आपका ये आ गया, इसको आप फॉर्मूला नंबर 4 बोल सकते हो। तो इतने सारे फॉर्मूले आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, देख लीजिए, 1 2 3। या तो ऐसा, इसमें कुछ खुराफात करोगे आप, ये वाले फॉर्मूले में डी टी की वैल्यू रखोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और उस टेम्परेचर को आप प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल के लेके आओगे, है ना, तो आपका फॉर्मूला नंबर 4 बन जाएगा। ठीक, तो ये सब आपको सवालों में ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। अब देखिए बच्चों, एक बात के लिए मैं आपको बोलता हूँ, आपको अजीब लगेगा। देखो एक टॉपिक यार बताने जा रहा हूँ, ऐसे ही बुरा मत मानना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिजिक्स में यार अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक, फिजिक्स जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक, यहाँ बस काम चलाऊंगा। ठीक क्योंकि पता है केमिस्ट्री में आता ही नहीं है, फिजिक्स में इसका ज़्यादा यूज़ है। क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, तो उतना अच्छा तुम्हें नहीं समझ में आएगा अभी शायद, पर अभी काम चला लेना, अभी काम चला लेना, क्योंकि कभी कभी इस डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले टेबल की जरूरत पड़ती है। तो टेबल कैसे बनाई जाती है ना, जो याद कैसे करी, क्योंकि फाइनली तो तुम्हें फिजिक्स में भी याद करना है, वो टेबल मैं बनवा दूंगा। ठीक, और फिजिक्स में बात करेंगे डिटेल में। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कोई गैस का मॉलिक्यूल कितने तरीके से चल सकता है और कितने डायमेंशन में चल सकता है। कोई गैस का मॉलिक्यूल कितने तरीके से मोशन कर सकता है और कितने डायमेंशन में मोशन कर सकता है, वही क्या उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। यानी कि कितने डायमेंशन में वो मोशन करता है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में। ठीक, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, वो कितने तरीके से मोशन कर सकता है, ये पहली बात। और दूसरी बात, कितने तरीके का वो मोशन कर सकता है, यानी कि वो ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है,
ट्रांसलेशनल, ठीक, या वो रोटेशनल मोशन कर सकता है। कुछ लोग बेचारे घूम जाएंगे, घूमने की जरूरत नहीं, ध्यान सुनो क्या कह रहा हूं। और या तो वो वाइब्रेशनल मोशन करेगा। इसमें से आपको वाइब्रेशनल मोशन की तो जरूरत भी नहीं पड़ती कभी, ठीक है, ये वाला और ये वाला मोशन। सुनो भाई, अरे भाई सुनो यार, इसकी टेंशन मत लेने लगना, पता लगा तुम जो पढ़ा रहा हूँ वो भी छोड़ दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब कोई मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल स्पेस में, ठीक, कितने डायमेंशंस में और कितने तरीके से मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है, इन दोनों का सम ही, मतलब जितने डायमेंशन में मोशन कर पाए और जितने तरीके का मोशन कर पाए, उनका सम ही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द एनर्जी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद द, मतलब मान लो किसी मॉलिक्यूल के पास 3 टाइप्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हर एक टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब हर एक टाइप का डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/2 RT पर मोल। सो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी इज, हैव एनर्जी बोल दो बस, खत्म, या इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी, इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी 1/2 RT पर मोल एनर्जी। सुन लो फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, क्या, कोई मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल स्पेस में कितने डायमेंशंस में और कितनी तरीके के मोशन कर सकता है, उनका सम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है बस। और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एनर्जी 1/2 RT पर मोल होती है। सुनो, दिल पे मत ले लेना भाई, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, होल्ड करो, काम पड़ता नहीं, केमिस्ट्री में टॉपिक आ गया था तो बता दिया, टाइम क्या वेस्ट करना है ना। अब सुनिए, इसके बाद एक टेबल बनवा दूंगा, वो तुम्हारे काम आएगी, वहां से तुम्हारे सवाल कुछ ना कुछ फंस जाएंगे कभी ना कभी। अब देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को बच्चों स्मॉल f से दिखाया जाता है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है ना। कुछ लोग दिल पे मत ले लेना, ये टॉपिक मैं बार बार कह रहा हूँ, इग्नोर करो यार। CV इज इक्वल्स टू, बच्चों फॉर्मूला होता है FR/2। दो बातें याद कर लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम को f से दिखाते हैं, और CV और f में क्या रिलेशन होता है, CV बराबर FR/2 होता है, CV बराबर FR/2 बस। और एक चीज़ और समझ लो यार यहीं पर, है ना, यहाँ बॉक्स में लिख दूँ, बॉक्स में लिख दूँ, पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक, फिजिक्स में भी आएगा ये सब, पॉइजन रेशियो क्या होता है ना, बस बातें सुन लीजिए। पॉइजन रेशियो को बच्चों हम लोग दिखाते हैं गामा से, और गामा होता है CP/CV, यानी कि CP और CV का रेशियो गामा कहलाता है, CP और CV का रेशियो पॉइजन रेशियो या गामा कहलाता है। अब आइए उस टेबल को बना देते हैं जिस टेबल के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, ठीक, थोड़ा बहुत कभी कभी जरूरत पड़ जाएगी, हाँ फिजिक्स में तो बहुत पड़ेगी यार, डिटेल में, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में, क्या दिक्कत है, ध्यान से सुनिए। यहाँ मैं बना रहा हूँ मॉलिक्यूल, ठीक, फिर यहाँ मैं लिखूंगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक, और यहाँ मैं लिखूंगा उसका CV, ठीक, फिर यहाँ मैं लिखूंगा बच्चों CP, ठीक, और यहाँ मैं लिखूंगा उसका गामा। ये लीजिए हेडिंग लगाइए, यहाँ लिखा करेंगे हम लोग मॉलिक्यूल, ठीक, उसके बाद यहाँ हम लिखा करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है मॉलिक्यूल की, DOF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको आप F से दिखाओगे, यानी कि F का वैल्यू कितना है। यहाँ हम लिखा करेंगे बच्चों CV का वैल्यू, और CV अभी भी पढ़ाया था, कितना होता है फॉर्मूला FR/2, और उसके बाद यहाँ CP लिखोगे आप, ठीक। अब देखो CP कैसे निकालते हो, CP बराबर CV प्लस R, भूल गए, CP माइनस CV बराबर R होता था, लास्ट क्लास में पढ़ाया है भाई, 1 मोल गैस के लिए, तो ये उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। अब यदि तुम्हें CP यही निकाल के दिखा दूँ और डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ, समझ जाओगे, CP बराबर CV प्लस R, और CV की वैल्यू क्या होती है बताओ, CV होता है FR/2, ठीक, और प्लस R, यहाँ से R कॉमन लेके एलसीएम ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F+2 होल डिवाइडेड बाई 2, और R हो गया बाहर, ठीक, यानी कि CP की वैल्यू F+2/2 इंटू R। तो यहाँ से CP की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, अगर तुम्हें F की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो यहाँ फॉर्मूले में रख देना, यानी कि F+2 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू R, सही है, ओके, ये आ जाएगा। और फाइनली बच्चों पॉइजन रेशियो कैसे निकालोगे, गामा इज इक्वल्स टू, मैंने बताया गामा क्या है, पॉइजन रेशियो है, ठीक, CP/CV, CP/CV, हाँ भाई जरा ध्यान दो, ये रहा तुम्हारा CP और ये रहा CV, उठा के डिवाइड कर दो भाई, उठा के डिवाइड कर दो, क्या बचेगा, F+2/F, डिवाइड करके चेक कर लेना, F+2/F, है ना, सब कुछ कट जाएगा, F+2/F बचेगा, ठीक। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी करी थी, अब इसको आप देख लो। ना बच्चों,
नंबर 1 टाइप की जो गैस दिखाई पड़ेगी मोनो एटॉमिक गैस, जैसे कि हीलियम, नियॉन, और नंबर 1 टाइप की गैस मोनो एटॉमिक गैस होगी। ठीक, जैसे कि हीलियम दिखाई पड़ जाए आपको, नियॉन, ठीक है, जेनॉन एटसेट्रा। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है याद करना है सर, 3 होता है। तो इसका CV कितना निकल के आएगा बताओ? F की वैल्यू कितनी है? 3, F की जगह 3/2R। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका CV? 3/2R। यहाँ पर F रखो 3, 3 + 2 5, 5/2R हो जाएगा इसका CP। ठीक, और यहाँ पर F की जगह कितना रखोगे? 3, तो 3 + 2 5, 5/3। ये लीजिए आ गए सारे वैल्यूज, गामा भी आ गया, CP भी आ गया मोनो एटॉमिक के लिए, और मोनो एटॉमिक के लिए CV भी आ गया। सही है ना? यही याद करने के लिए बोल रहा था बस मैं। नंबर 1 खत्म। ठीक, नंबर 2 देखिए बच्चों। नंबर 2 है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वाली गैस दिखाई पड़ जाए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वाली गैस अगर दिखाई पड़ जाए। ठीक, जैसे कि बच्चों हाइड्रोजन हो गया, ठीक, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इसका बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो CV कितना निकल के आएगा भाई? 5R/2। F की वैल्यू 5 है, F की वैल्यू क्या है? 5। ये F है यार, लो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 5R/2। उसके बाद CP कितना निकल के आएगा बताइए? F की वैल्यू 5 + 2 7, 7/2R। इसके बाद यहाँ से देखो F की वैल्यू कितनी? 5 + 2 7/5, गामा आ गया 7/5। ठीक है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। ओके, इसके बाद ठीक है, यही आपको याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम में। नंबर 3 है बच्चों आपका। अब नंबर 3 यार जगह थोड़ी कम पड़ रही है, हाँ, बैलेंस कर लोगे। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी, या तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 2 हैं आपके, कौन कौन से? एक होगा लीनियर बच्चों, एक होगा लीनियर के लिए, ठीक, और दूसरा होगा आपका नॉन लीनियर के लिए। बी होगा आपका नॉन लीनियर के लिए। ठीक, लीनियर और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक, नाउ अब लीनियर के लिए बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम होती कितनी? 6 नहीं 7। और नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। अब सारे वैल्यूज निकाल लो। CV कितना आ जाएगा बताओ? लीनियर के लिए CV कितना आएगा बताओ? 6R/2, नहीं 7R/2। कुछ कटवट रहा हो तो वो तो बात की बात है, काटते रहना आप। CP कितना आ जाएगा लीनियर के लिए? 7 + 2 9/2R। ठीक, और गामा कितना आ जाएगा? CP बाय, मतलब F की वैल्यू रख दो ना सीधे, 7 + 2 9, 9/7। सही है, देख लो भाई, सही है। इसके बाद यहाँ पर F बराबर 6 किसके लिए? नॉन लीनियर के लिए। तो CV कितना निकल के आएगा तुम्हारा? F की वैल्यू कितनी रखोगे? 6। तो 6R/2। सॉल्व वॉल्व काटना वटना आप खुद से देख लेना, वो सब बात की बात है, हम वैल्यू निकाल के आपको दिखा रहे हैं। CP कितना आ जाएगा? 6 + 2 8, 8/2R। और गामा कितना आएगा आपका? 6 + 2 8 और 8/6। सही है, चेक कर लो, बस यही टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, यही टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक, काट वाट दोगे तो क्या आ जाएगा? 4/3, 2 4 2 3। बस यही है और क्या है। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों आगे की कहानी। अब देखिए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक, ये पेज नंबर कौन सा है? 4। ठीक, पेज नंबर 5 देखिए। अब देखिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अभी अभी आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? अभी अभी बच्चों आपने वर्क डन का फॉर्मूला एक पढ़ के आए हो, अगर आपको याद हो। वर्क डन चाहे इरिवर्सिबल के लिए हो और चाहे रिवर्सिबल के लिए हो, आपको फॉर्मूला एक पढ़ाया था, CV/R इन द ब्रैकेट P फाइनल माइनस फॉर्मूला नंबर 4, CV/R इन द ब्रैकेट P फाइनल इंटू V फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू V इनिशियल। कॉपी उठा के देखिए, पीछे कराए। ठीक, अब देखिए पीछे का मतलब आज की क्लास में कराए। अब एक काम करो आप, देखो आपको पता है कि CP, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे। CP माइनस CV 1 मोल गैस के लिए R के इक्वल होता है। अब एक काम करो आप बच्चों, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय CV कर दो। तो आपने क्या किया? CV से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो CV से इसमें डिवाइड लगेगा, CV से इसमें डिवाइड लगेगा, CV से इसमें डिवाइड लगेगा।
ये CV से CV कटेगा 1 आएगा और CP बाय CV हो जाएगा। ये CP बाय CV इज इक्वल्स टू, ये हो जाए नहीं इज इक्वल्स टू नहीं, 1 सेकेंड, आप एक काम करो डायरेक्ट कर लो। क्यों भैया, पीछे देख लो, CP बाय CV क्या होता है, गामा यानी कि पॉइजन्स रेशियो, माइनस ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन CV। ठीक, अब सुनो, गामा -1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हो, गामा -1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R अपॉन CV। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ मुझे CV अपॉन R की वैल्यू चाहिए, इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, CV अपॉन R, इधर रेसिप्रोकल होगा तो ये भी पलट जाएगा, 1 अपॉन गामा -1। कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे 1 कहाँ से आ गया, भाई किसी भी क्वांटिटी के नीचे 1 से डिवाइड ले सकते हो आप। ठीक, तो CV अपॉन R की जगह क्या आ गया, 1 अपॉन गामा -1। इस फॉर्मूले में उठा के रख दो तो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क डन, चाहे रिवर्सिबल बोलो चाहे इरिवर्सिबल बोलो, एडियाबैटिक प्रोसेस है ना। हाँ भाई तेरा ध्यान दो, CV अपॉन R की जगह कितना चिपकाओगे, 1 अपॉन गामा -1 और इनटू में ब्रैकेट में क्या है बोलो, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल और V इनिशियल। सही है, अब बताओ, गामा -1 नीचे आके डिवाइड कर देगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, मतलब फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, मोटी मोटी बात, वर्क बस लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, बात भाई सेम है। क्या हो जाएगा बताओ, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय गामा -1। लो भैया फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया भाई एक और, गामा के टर्म्स में, पॉइजन रेशियो के टर्म्स में, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी यूज़ होता है। ठीक, कहो कहीं ऑप्शन में आ जाए टिक लगाने के लिए, है ना, कहो कहीं ऑप्शन में आ जाए टिक लगाने के लिए। अब सुनो, अगर आपको याद हो, इसी बात को आगे बढ़ाएं, बुरा तो नहीं मानोगे, देखो पेज नंबर कौन सा है, 5 तो 6। ठीक, तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस भाई, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, क्या आ गया, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल और V इनिशियल अपॉन में गामा -1। सही है, अपॉन में गामा -1, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब सुनो, अगर आपको याद है, अगर आपको याद है, अगर आपको याद है, PV बराबर NRT, हमारी लास्ट क्लासेस में बात हुई, डिफरेंशिएट बोथ साइड करते थे, सो D PV इज इक्वल्स टू D NRT। सुनो, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं चेंज हो रही, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इनटू में DT। और सुनना भैया ध्यान से, इसको जब सॉल्व किया था मैंने बताया था एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लगेगी, याद आया, तो इसकी लगभग वैल्यू कितनी आती थी, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल और V इनिशियल, यानी कि P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल की जगह तुम NR डेल्टा T रख सकते हो। तो इसकी जगह तुम क्या रखोगे बताओ, इसकी जगह तुम क्या रखोगे बताओ, इसकी जगह तुम रखोगे क्या, NR डेल्टा T, NR डेल्टा T या DT, यार जो रखना हो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अपॉन में DT को ही डेल्टा T बोलोगे ना, अपॉन में क्या हो गया, गामा -1। सही है, तो देखा तुमने, एक और फॉर्मूला निकल के आ गया है भैया, एडियाबैटिक हो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, NR डेल्टा T अपॉन क्या आ गया, गामा -1। तो ये सब तरीके हैं, बस क्या पता तुम्हें कहीं टिक मार्क में मिल जाए। सुनो, यहाँ डेल्टा T लिखो DT लिखो, बात सेम है। ठीक, अब सुनो, इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब आप अगर चाहें तो समरी लिख सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। समरी में सर क्या लिखवाओगे, देखो नंबर 1 कि एडियाबैटिक, फॉर एडियाबैटिक है भैया, ध्यान सुन लेना, एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, समरी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, नंबर 1 वर्क, यहाँ बच्चों क्या होता है आपका, स्टेट फंक्शन। सबसे पहली बात तो वर्क बताया आपको, वर्क डन इन एडियाबैटिक इज इक्वल टू पाथ फंक्शन नहीं है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, पहली बात। दूसरी बात आपको बताई क्या, कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस हो एडियाबैटिक में और चाहे इरिवर्सिबल हो, सेम होता है। ठीक, क्योंकि पार्ट डिपेंडेंट तो है ही नहीं, स्टेट फंक्शन है ना। उसके बाद आपको पढ़ाया क्या कि एडियाबैटिक में Q बराबर 0, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि आप लगाओगे DU बराबर Q प्लस W से Q 0, तो DU कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से DU बराबर क्या आ जाएगा, W, बस खत्म, इसीलिए पाथ फंक्शन था आपका। ठीक, इसके बाद बच्चों क्या पढ़ाया आपको, समरी में क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं क्या, नंबर 3 वर्क डन, चाहे अब एडियाबैटिक लिख देना यार, समझ जाना, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, उससे मतलब नहीं है।
ठीक, इज लिखवा देता हूँ, नहीं गलत कर दोगे यार। सुनो, वर्क डन इन रिवर्सिबल हो और चाहे वर्क डन इन ई रिवर्सिबल हो एडियाबैटिक में, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, ये एक फॉर्मूला है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इन रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू डी यू, और डी यू किसके इक्वल होता था, एन सी वी डेल्टा टी। और सुनो, इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि कभी कभी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी रख सकते हो तुम। ठीक, डेल्टा टी डी टी बोलो, डेल्टा टी बोलो, सब बात सेम है। इसके बाद स्टूडेंट्स फिर आपने क्या किया, इसको पॉइजन रेशियो के टर्म्स में पढ़ा, 6 नंबर है, अब हमारा आएगा भाई 7 नंबर। फिर आपने इसको, यही आगे चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है, समरी। फिर आपने पढ़ा नंबर 4, आप इसको बोल सकते हो या जो भी आप स्टार लगा के लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन इन इरिवर्सिबल या वर्क डन इन रिवर्सिबल का फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल और डिवाइडेड बाय गामा के टर्म्स में, पॉइजन रेशियो है ना, गामा -1 और इज इक्वल्स टू पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल एन आर डेल्टा टी हो गया और डिवाइडेड बाय गामा -1 हो गया। सही है, सवाल एक बीच में आ गया था, वो मैंने आपको आते ही क्लास में करा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखिए, हेडिंग लगाइए, ध्यान से सुनिएगा, अब वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड, क्या आता है एग्जाम में, एक नया टॉपिक है ये, एडवांस में आता है। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू फाइंड टेम्परेचर फाइनल, सुन लो, हाउ टू फाइंड टी फाइनल फॉर एडियाबैटिक, सुन लो भैया ध्यान से, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टी फाइनल कैसे निकाला जाता है, वो आपको एग्जाम में पूछेगा फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। तो सुनो, अब यहाँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वाले प्रोसेस का काम आएगा। ठीक, सो नंबर 1 हम कैलकुलेट करेंगे टी फाइनल इन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में भैया देखो क्या होता है, गलत मत कर देना, अभी मैं सवाल भी कराऊंगा, गलत भी करके दिखाऊंगा, सही भी करके दिखाऊंगा। ठीक, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बच्चों हमेशा आप ये लगाओगे जो अभी पढ़ाया था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी बराबर एन सी वी डेल्टा टी, और समझे, और इस डेल्टा टी की जगह तुम क्या रखोगे, यहाँ से जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल, ओके, डी वी क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बराबर एन सी वी, और डेल्टा टी की जगह टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे करके निकालोगे, ऐसे करके ये वाली इक्वेशन से निकालोगे, ये वाली इक्वेशन से निकालोगे आप क्या, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया होगा एडियाबैटिक में और टेम्परेचर फाइनल पूछेगा आपसे। ठीक, तो ऐसे करके निकालोगे, गलत मत कर देना एग्जाम में, अभी आपको सवाल भी कराते हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आपका बच्चों, प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है ना, इरिवर्सिबल के लिए प्रेशर क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद सेकेंड है इसी में आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक, जो कि हाइपोथेटिकल होता है, प्रेशर इसमें लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पी वी की पावर गामा, गामा क्या है, पॉइजन्स रेशियो, पी इंटू वी की पावर गामा हमेशा कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है बच्चों, यहाँ पर P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा यूज़ करोगे आप। ठीक, मतलब यूज़ करोगे क्या, यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब ध्यान सुनो, अब हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में कुछ खुरापात करते हैं। खुरापात करने का क्या मतलब है, देखो आपको पता है PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, NRT, सही, PV इज इक्वल्स टू NRT। तो आप एक काम करो बच्चों, यहाँ से आप क्या करोगे, P की वैल्यू निकाल लो, P की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, NRT अपॉन में V आ गया, और ये P की वैल्यू आप एक काम करो, यहाँ ले जाके रख दो, सुन लो ध्यान से, ये वाली P की वैल्यू आप यहाँ ले जाके रख दीजिए, तो क्या बनेगा, ये ध्यान सुनो, क्या बनेगा, P की जगह क्या आ जाएगा बोलो, NRT अपॉन में V और इनटू में V की पावर गामा, ठीक, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। अब सुन लेना भैया ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो, केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही, N कॉन्स्टेंट है, R कॉन्स्टेंट है, ठीक, ओके, और N कॉन्स्टेंट है, R कॉन्स्टेंट है, यस, और टेम्परेचर वॉल्यूम को हम वेरी कर रहे हैं, और यहाँ V की पावर कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो NR, ध्यान सुनो, यहाँ क्या हो जाएगा T इंटू, ध्यान देना जरा, V की पावर गामा -1
भाई v और v बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट गामा माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और सुनो एन आर कॉन्स्टेंट था, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब बताओ कॉन्स्टेंट में एन आर का डिवाइड लगेगा तो फिर से भाई कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट क्या आएगा, कॉन्स्टेंट। केमिकल रिएक्शन हो नहीं रही तो नंबर ऑफ मोल्स भी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन कॉन्स्टेंट, अ न्यू कॉन्स्टेंट। यानी कि बच्चों फिर आपको एक बात और पता चली कि टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। कहने का मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अभी अभी आपने देखा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1, क्योंकि टारगेट क्या आपका फाइनल टेम्परेचर निकालना है ना, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यदि ये कॉन्स्टेंट है तो क्या यहाँ से ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जा सकता है, बताइए क्या, टेम्परेचर इनिशियल इंटू वॉल्यूम इनिशियल की पावर गामा माइनस 1। भाई टी और वी की पावर गामा माइनस 1 का प्रोडक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट है, तो टी इनिशियल इंटू वी इनिशियल की पावर गामा माइनस 1 बराबर टी फाइनल इंटू वी फाइनल की पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा। लो बस ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, जब फाइनल टेम्परेचर निकालना हो वॉल्यूम दिया हो तो ये फॉर्मूला निकाल लगा सकते हो आप। ठीक है, इसी के अलावा आप एक काम कर सकते हैं बच्चों, इस इक्वेशन में आप एक काम कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन, ये देखिए इस इक्वेशन में अगर आपने प्रेशर की वैल्यू निकाली तो टेम्परेचर आया, अब वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पी वी बराबर एन आर टी। ठीक, अब यहाँ से क्या निकालो आप, अभी आपने प्रेशर की वैल्यू टेम्परेचर के टर्म्स में निकाली थी, अब वॉल्यूम की वैल्यू टेम्परेचर के टर्म में निकाली, यहाँ से वी बराबर क्या हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी। सही, और ये वैल्यू ले जाके रख दोगे कहाँ, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट में, यहाँ ले जाके रख दीजिए। ठीक, तो समझना बच्चों जरा, देखिए ये वाला पी तो ऐसे ही रहेगा और वी की पावर गामा, तो ये पूरा वी है, इसकी पावर गामा हो जाएगा, यानी कि एन आर टी अपॉन में क्या है पी, ये पूरा वी की जगह रखा, इसकी पावर गामा बराबर कांस्टेंट। सुन लो भाई ध्यान से, कुछ नहीं किया यार, वी की पावर गामा है और वी की वैल्यू कितनी, एनआरटी अपॉन पी, तो वी की जगह एनआरटी अपॉन पी और पूरे की पावर गामा। अब सुनना ध्यान से, यहाँ से क्या बनेगा, ये पावर सबको मिलेगी, एन को मिलेगी, आर को मिलेगी, टी को मिलेगी और पी को मिलेगी। ठीक, तो नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा, पेज नंबर 9, नेक्स्ट पेज में क्या हो जाएगा, पेज नंबर 9, ध्यान से चेक कर लेना भाई। देखो क्या हो जाएगा, पी इंटू पी इंटू पी इंटू एन आर की पावर गामा, है ना, एन आर को भी पावर में गामा मिलेगा, और टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा, टी की पावर गामा अपॉन में पी की पावर गामा, सही है, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक, एग्जाम में इतने फॉर्मूले याद नहीं होते तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके इसको बनाओगे वहाँ पे, भैया प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। ठीक, अभी पी की पावर 1 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी की पावर 1 माइनस गामा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट 1 माइनस गामा, ये कॉन्स्टेंट है भाई, और टी की पावर गामा, ठीक, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन में ये एन आर की पावर गामा डिवाइड में आ जाएगा, और कांस्टेंट अपॉन ये भी कांस्टेंट, एन आर कांस्टेंट है, उसकी पावर गामा, गामा सीपी बाय सीवी का रेशियो होता है, तो गामा भी तो एक तरीके का कांस्टेंट है यार, दी गई गैस के लिए, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक के लिए। ठीक, तो एन आर की पावर गामा भी कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि बच्चों पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक, तो क्या आपको जब क्वेश्चन में प्रेशर दिया हो तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्या आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, प्रेशर इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर इनिशियल की पावर गामा बराबर, क्योंकि P की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो P इनिशियल की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी इनिशियल की पावर गामा बराबर P फाइनल की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी फाइनल की पावर गामा। लो भैया, ये तो रिवर्सल प्रोसेस में या तो ये लगा दीजिएगा जब प्रेशर दिया हो, जब प्रेशर इनिशियल फाइनल दिया हो, इनिशियल टेम्परेचर दिया हो, फाइनल टेम्परेचर के लिए ये लगा दीजिएगा रिवर्सल प्रोसेस में। ठीक, और या तो रिवर्सल प्रोसेस में आप वॉल्यूम जब दिया हो इनिशियल फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर दिया हो तो फाइनल टेम्परेचर के लिए ये लगा दीजिएगा। अब सवाल दिखा दूँ मैं आपको, सवाल में आ जाइए, सवाल में आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 8 है ना, ये पेज नंबर 8 और ये 9 है, तो सवाल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये कहाँ गया, ये देखो, पहले मैं इसको गलत करूँगा, पहले मैं इसको गलत करूँगा, गलत सॉल्व करूँगा, पहले मैं इसको रॉन्ग कर दूंगा, पहले मैं इसको। ठीक, क्वेश्चन सुनो,
कह रहा है कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली इनिशियल टेम्परेचर T अगेंस्ट, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बोलो, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है T अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है कितना 1 atm। ठीक, सो प्रेशर एक्सटर्नल कितना दिया है, कांस्टेंट है 1 atm। सही है, ओके। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है बच्चों वो पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और कह रहा है कि फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, ठीक है, 1 लीटर से 2 लीटर, यानी कि वी फाइनल और वी इनिशियल दिया हुआ है। तो वी इनिशियल कितना दिया हुआ है चेक कर लो, पहले 1 लीटर था ना, वॉल्यूम कितना था भाई, कह रहा ना वो फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, 1 लीटर से 2 लीटर हो गया, तो वॉल्यूम 1 लीटर से चेंज होके फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर हो गया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन दी है ना। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द फाइनल टेम्परेचर। तो देखा एडियाबैटिक में फाइनल टेम्परेचर निकालना अभी सिखाया था आपको, ठीक। तो टेम्परेचर फाइनल आपको निकालना है, सही है ना, टेम्परेचर फाइनल आपको निकालना है, टेम्परेचर फाइनल आपको निकालना है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है भैया कांस्टेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है प्रेशर कांस्टेंट। अच्छा, आपने अब एग्जाम में मिला ये, आपने क्या देखा, सुन लो ध्यान से। अब यहाँ ना तो रिवर्सिबल लिखा है ना तो इरिवर्सिबल लिखा है, तो आपने आओ देखा ना ताओ, आपने देखा इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक। और आपने क्या किया, रॉन्ग सॉल्यूशन में आपने लगा दिया क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। लो भैया, और रिवर्सिबल प्रोसेस मान लो आपने लगा दिया भैया, आपका मन कुछ भी कर सकता है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने अभी अभी फॉर्मूले पढ़ के आए हो, कहाँ गया भैया, देखो गलत करके दिखाएंगे ना, ज़बरदस्ती गलत करके ज़बरदस्ती दिखाएंगे ना, तभी तो आपको अंतर पता चलेगा। ये देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपने, क्योंकि वॉल्यूम दिया था इनिशियल फाइनल और फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो ये वाला लगा दिया उठा के आपने, है ना, और आंसर भी मैच कर जाएगा, ठीक, आंसर भी भाई मैच कर जाएगा। देखिए कैसे बेवकूफ़ आपको एग्जाम में बनाएगा, ठीक। तो आप क्या लगा दोगे एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन, ये एडवांस क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वी इनिशियल, ठीक है, टी इनिशियल, वी इनिशियल की पावर गामा-1 बराबर आपने लगा दिया टी फाइनल इंटू वी फाइनल की पावर गामा-1, जल्दीबाजी में लगा दिया। अभी देखना आंसर मैच करेगा। टी इनिशियल कितना है बताओ, टेम्परेचर टी इनिशियल टी है, और इंटू में वी इनिशियल कितना है 1 लीटर, तो 1 की पावर क्या हो जाएगा गामा-1, ठीक, बराबर टी फाइनल, टी फाइनल कितना है बताओ, निकालना है, टी फाइनल निकालना है, इंटू में वी फाइनल 2 लीटर है और पावर गामा-1। सही है। अब सुनो, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है, इतना तो पता है ना, 1 की पावर में कुछ भी आंसर 1 आता है, तो टी इंटू ये हो जाएगा पूरा 1 और टी इंटू 1 टी इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा टी फाइनल, है ना, और इंटू में 2 की पावर क्या हो जाएगा गामा-1, ये टी फाइनल में मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, सो टी फाइनल बराबर क्या हो जाएगा टी अपॉन 2 की पावर गामा-1। अब सुनो, गैस कौन सी तुम्हारी बताओ, मोनो एटॉमिक है, गैस कौन सी तुम्हारी बताओ, मोनो एटॉमिक है। तो मोनो एटॉमिक आइडल गैस के लिए गामा कितना होता है, मोनो एटॉमिक आइडल गैस के लिए गामा कितना होता है, ये देखिए इधर आ जाइए, मोनो एटॉमिक आइडल गैस के लिए गामा कितना होता है 5/3, ठीक। तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा कितना होता है 5/3 स्टेबल की हेल्प से, ठीक। तो गामा का वैल्यू कितना हो गया 5/3, यानी क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में टी अपॉन 2 की पावर और गामा की जगह 5/3 - 1, ऑप्शन भी दिया होगा भाई तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, टी अपॉन 2 की पावर, क्योंकि टी तो गिवन क्वांटिटी ना क्वेश्चन में, इनिशियल टेम्परेचर तो टी केल्विन था, 2 की पावर 5/3 - 1, देखो दे रहा है, दे ज़रूर रहा होगा यार, है ना, हाँ देखो दे ज़रूर रहा होगा। सुनो, इनका ना ऑप्शन ही नहीं सही, अच्छे से नहीं लिखा, मैं लिखता हूँ आपका ऑप्शन, रुकिए। ऑप्शन बी पता है क्या दिया उसने, ऑप्शन बी दिया बच्चों उसने, ये दिया हुआ है सच में पेपर में, टी अपॉन 2 की पावर 5/3 और -1, ठीक, ये दिया है 2 की पावर में 5/3 -1, तो तुम इस पर टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो गया भैया। सर कैसे गलत हो गया सर, सर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो। उसने क्या बोला, एक्सपैंड एडियाबेटिकली एट इनिशियल, पता है थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर, बहुत थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना, रिवाइज कर लोगे, फ्री के नंबर है, डिफिकल्ट तो है बट इतना कोई बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट नहीं लगता है ना, सब जो पढ़ाया गया है वहीं से आएगा। उसने बोला अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब बताओ भाई प्रेशर कहाँ एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है बोलो, रिवर्सिबल प्रोसेस में तो प्रेशर वेरिएबल होता है भाई, वेरिएबल होता है। तो तुमने रिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला कैसे लगा दिया, प्रेशर कांस्टेंट एक्सटर्नल कब होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में, पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है। तो अब करेक्ट सॉल्यूशन देखिए इसका,
करेक्ट सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक। पेज नंबर यार ये एडजस्ट कर लेना, कौन सा था, मेरे ख्याल से 9 नंबर था शायद, और अब हम 10 नंबर करेंगे, ठीक ठीक। प्रेशर एक्सटर्नल क्वेश्चन में कितना दिया है तुम्हें, कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ होता है बताओ, ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो प्रोसेस ही पहचानना था तुम्हें, इरिवर्सिबल प्रोसेस पहचानते हुए अब हम इसका करेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, करेक्ट सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। अब बताओ, ओहो ये क्या हो गया यार। करेक्ट सॉल्यूशन के लिए ये बताइए मुझे जरा, आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बताओ। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या बताया था, सबसे आसान फॉर्मूला बताया था, कहाँ गया दिखा दो। सबसे आसान फॉर्मूला ये बताया हुआ है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना, एन सी। तो लगा दीजिए ये फॉर्मूला, क्या, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू एन सी वी, और डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बस वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। तो माइनस पी एक्सटर्नल कितना दिया आपको बताइए, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है कांस्टेंट 1 atm, तो यहाँ रखोगे आप 1, ठीक। वी फाइनल कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है भाई चेक कर लो, 2 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 1 है, तो 2 - 1 रखोगे, है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, 2 - 1 इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने देख लो भाई, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक है, 1 मोल है, एन का वैल्यू 1 मोल है, तो एन की जगह 1 मोल रखोगे, इनटू में सीवी। अब सीवी जाके देख लो मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, सीवी मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी निकाल के बैठे थे, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी कितना था 3r/2, ठीक। तो क्या रखोगे यहाँ 3r/2, सीवी की जगह क्या रखोगे 3r/2, सही। तो क्या किया यहाँ पर 3r/2, सही है। और टी फाइनल तुम्हें निकालना है, और टी इनिशियल तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना, टी, देख लो टी इनिशियल टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, रख दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आप टी रखोगे, इसके बाद बच्चों टी फाइनल यहाँ से निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है, यहाँ 2 - 1 1, यहाँ -1 आ जाएगा, इज इक्वल 3r × 1 3r अपॉन में 2, और यहाँ से टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके। अब सुनो, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा 2 × ये -2 अपॉन 3r हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू में टी फाइनल माइनस ये आके इधर ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस का टी इधर आके प्लस टी, सो प्लस का टी और माइनस का 2/3r इज इक्वल्स टू टी फाइनल। देख लो कोई ऑप्शन दिया हुआ है, टी फाइनल कितना आ रहा है तुम्हारा, टी -2/3r, या तो ऐसा दिया होगा तो r की वैल्यू लगा के दिया होगा, t -2/3r, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे पता चला सर, t -2 देख लो ना क्या आ रहा है तुम्हारा, t फाइनल कितना आ रहा है, t -2/3r, है ना, अपॉन में 3r, तो भैया r की वैल्यू क्वेश्चन में दे तो रखी, t -2/3 × r, r कितना है तुम्हारा 0.0821, अब सही है, अब ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन मैच करा, t -2/3 × 0.0821, है ना, अब ऑप्शन मैच करा, ठीक। ओके, तो इस तरीके से आपको घुमा सकता है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सीधे रिपीट करेगा एग्जाम में। अब देखो जरा नेक्स्ट, यार ये वाला पेज आप छोड़ दो, इस पे मैंने कुछ नहीं कराया है, ठीक, ये मैंने ब्लैंक छोड़ा था बच गया। अब सुनो, ये वाला ले लीजिए, क्या हो गया 11 नंबर, है ना, समझ लेना यार जो भी नंबर होगा, ठीक, ये 11 नंबर पेज है। अब देखो बच्चों इस सवाल को देखो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ये एडवांस में आया हुआ है, ठीक। क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए जरा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन आइडल गैस थर्मली इंसुलेटेड। अब थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है, थर्मली इंसुलेटेड से ही क्या पता चल गया एडियाबैटिक है, सुन लो भैया, थर्मली इंसुलेटेड से ही क्या पता चल गया, थर्मली इंसुलेटेड से ही क्या पता चल गया, बताइए ये क्या है एडियाबैटिक है, ना तो हीट बाहर जा सकती है ना तो हीट अंदर आ सकती है, यानी कि हीट एक्सचेंज कितना हो जाएगा 0, ठीक। तो Q का वैल्यू क्या हो गया 0, कह रहा है इंटरनल प्रेशर P1 V1 एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1। तो पहले इसका इंटरनल टेम्परेचर कितना था P1 V1 T1, मतलब टेम्परेचर P1 था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था, एक्सपेंड्स इरिवर्सिबली, ठीक है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ओके, अगेंस्ट द 0 एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 0 है,
तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 0 है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 बच्चों तो वर्क कितना हुआ है बताओ, वर्क कितना हुआ है, माइनस पी एक्सटर्नल, अभी पढ़ाया था भैया, याद है, भूल गए वो लग रहा है। एडियाबैटिक में वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, सिंपल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। और पी एक्सटर्नल कितना है, 0, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन में। तो पी एक्सटर्नल 0 दिया, जिसकी वजह से आंसर कितना आ जाएगा, वर्क डन 0। लो भाई, वर्क डन भी एडियाबैटिक में यहाँ कितना आ गया, 0। ठीक, तो क्यू भी 0 आ गया, वर्क डन भी 0 आ गया। ठीक, अब कह रहा है शोन इन द डायग्राम, तो ये गैस ऐसे एक्सपैंड कर जाती है। द फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट, तो फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर एक मिनट कितना है, फाइनल एक्सटर्नल प्रेशर वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर आर P2 V2 एंड T2। ओके, तो फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, फाइनल प्रेशर होना चाहिए। लेट मी चेक इन माय कॉपी द फाइनल प्रेशर, यस, फाइनल प्रेशर कितना हो जाता है P2, फाइनल वॉल्यूम V2 एंड फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है T2 फॉर दिस एक्सपेंशन। अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जरा कैसा प्रोसेस है, बताओ कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो भैया ये वाला जो फॉर्मूला है था ना, पी वी की पावर गामा बराबर पी वी की, ये वाला ये रिवर्सिबल के लिए था, देखो ध्यान से, ये रिवर्सिबल के लिए था, चेक कर लो। ये देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आया था, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। ठीक, ये तो हो नहीं सकता, कहाँ गया भाई सवाल, तो ये तो हो नहीं सकता भैया, लास्ट वाला मत टिक कर देना, है ना। ये किसके लिए है, ये रिवर्सिबल के लिए होता है। ठीक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक, अब सुनो, अब देखिए बच्चों, पता है एक बात क्या, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाओगे, डी बराबर क्या होता था आपका, Q प्लस डब्लू, सही है, डी बराबर Q प्लस डब्लू। तो देखो यहाँ पर Q भी कितना है, 0, और वर्क डन भी कितना है, 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई, 0। अब बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 कब होती है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है भैया, यस, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो डी बराबर 0 आ गया, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही अभी भी। और सोचो यार, ये तो मैथमेटिकली तुमने सोचा, खुद सोचो यार, कोई हीट का आवागमन हो नहीं रहा है, बाहर से अंदर नहीं जा रही, अंदर से बाहर नहीं आ रही, वर्क डन कोई हो नहीं रहा, तो भैया टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा यार, टेम्परेचर क्यों चेंज होगा, फ्री में तो बढ़ नहीं जाएगा, कहीं से एनर्जी आई होगी, चाहे वर्क के फॉर्म में या गई होगी हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में गई होगी, तभी तो कुछ होगा। वर्क भी 0 है और हीट सप्लाई या हीट लॉस बाय द सिस्टम भी 0 है, तो भाई टेम्परेचर फ्री में थोड़ा बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। और आपने मैथमेटिकली चेक कर लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, डी यू बराबर Q प्लस डब्लू, डब्लू भी 0, Q भी 0, तो डी यू 0, डी यू 0 कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि U इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी तो डेल्टा U 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही अभी भी है, यानी कि T1 बराबर T2, जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही अभी है, तो ये करेक्ट हो गया। और Q 0 है, ये तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो Q 0 होगा। दो बातें हो गई। सी वाला क्या ये हो जाएगा, तो क्या ये हो जाएगा, अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया भैया, बॉयल्स लॉ लग जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इंटू वी बराबर कांस्टेंट हो जाना चाहिए, बॉयल्स लॉ से। आइडल गैस तो है ही है, आइडल गैस तो है ही है, चेक कर लो, आइडल गैस है और नहीं है तो मान लोगे आइडल गैस है, तो आइडल गैस के लिए क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P1 V1 बराबर P2 V2, तो सी बी, यानी कि ऑप्शन ए बी सी। ओ आई एम वेरी सॉरी, रात का समय आवाज़ें कैसी आ रही, चलो छोड़ो सुनो मेरी बात को ध्यान से। ठीक, अब देखो जरा, ऑप्शन ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन, ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब सुनो, अब कुछ नहीं करना है, अब हम इसको यहाँ एंड करते हैं। ठीक, ऐसा मत समझ लेना मैं डर गया हूँ इसलिए एंड कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉपिक आपका एंड हो गया है, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसका PDF आपको सेंड कर देते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ चाहूँगा तो एक टेबल आपकी बनवा दूंगा, क्योंकि पता है अभी हमने आइजोथर्मल कवर किया है और एडियाबैटिक में वर्क डन हमने कवर किया है, आइजोबैरिक आइजोकोरिक ये सब नहीं कवर किया, उसको भी एक टेबल बनवा देंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इतना पढ़ के आइएगा, PDF में आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, चलिए।